ml -1 t -1। आप बताइएगा, पावर का डायमेंशन बताइएगा। ml 2 t -3। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आकाश बताएंगे। आकाश, यस आकाश, चलिए आप बताइएगा, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला बोलिए। प्रेशर ml1 t -2 ml -1 t -2। चलिए डायमेंशन याद है, पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन भेजे थे, वो सारा क्वेश्चन बन गया था कि उसमें कुछ पूछना भी है। 40, 41, 42 में से कुछ पूछना है, या फिर आपको 17, 18, 19 में से कुछ पूछना है, बोलिए, तब फिर हम आगे पढ़ाएंगे। बोलिए जल्दी से। अच्छा, इसमें हमको सारा क्वेश्चन आप लोग 19 नंबर का नहीं बना को भेजे हैं, कि उसमें 3 क्वेश्चन था ना, कि वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फंडामेंटल यूनिट है, उसके लिए जो हम क्वेश्चन छोड़ दिए थे एक बता करके लेंथ का, वो नहीं बना के आप लोग भेजे हैं। देखिए ये सब बना के भेजना पड़ेगा ना, तब ना काम होगा, ऐसे कैसे काम होगा, आप ही खुद बताइए। देखिए डायमेंशन आज हम इंड कर देते हैं, डायमेंशन में क्योंकि अब बचा हुआ भी नहीं है। डायमेंशन जो है, देखिए एक आध के सार है, उसको हम बताते हैं, है ना। उसका तीनों का क्या होगा, ठीक है, तो आगे बढ़े। तो देखिए अब हमको देखना है आगे एक टर्म, वो ये देखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या क्या होता है ना। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या क्या होता है, उसको देखते हैं। तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम लोग देखते हैं, यूज हम लोग क्या क्या करते हैं, यानी यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो भी लिखिए, ये देखिए स्कूल से एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्कूल एग्जामिनेशन के लिए सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि यही हेडिंग होगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल, डायमेंशनल एनालिसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, एनालिसिस। सबसे पहला है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम, देखिए टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट, one system of unit into another system of unit, another system of unit, another system of क्या यूनिट होगा, another system of यूनिट होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और इसके लिए जो फार्मूला होता था N1U1 इक्वल टू N2U2 होता था, इस बात को समझ लिए होंगे, और इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बना लिए हैं। देखिए सब कुछ पहले पढ़ा दिए हैं, आप समराइज केवल कर रहे हैं थ्योरी का, और आप ये पहले पढ़ चुके हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका क्वेश्चन भी करवा चुके हैं सब कुछ, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में, टू चेक द डायमेंशनल, डायमेंशनल, टू चेक द डायमेंशनल
correctness, to check the dimensional correctness of a given physical relation, of a given physical relation, है ना। किसी भी गिवन फिजिकल रिलेशन का हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन चेक करते हैं दोनों तरफ की क्या होता है। और उसी पर तो हम लोग आगे बात किए थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में यही काम तो किए थे हम लोग। नहीं कि इसका डायमेंशन उसके बराबर होता है, उसका डायमेंशन इसके बराबर होता है, ये सब काम हम लोग कर लिए थे। यानी x बराबर ut प्लस हाफ एच स्टार में आप हम लोग यही तो किए थे कि सबका डायमेंशनल सेम है कि नहीं। जैसे इसका डायमेंशन l होगा, इसका भी डायमेंशन l हो जाता है, और इसका भी डायमेंशन क्या हो जाता है, l हो जाता है। इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से, बात समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। और सबसे लास्ट है टू डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, टू डेराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाला जाता है इसके हेल्प से। यानी कि बात ध्यान से, टू डेराइव फिजिकल रिलेशन, to derive physical relation between different physical quantity, देखिए यानी कहने का मतलब आप समझ लीजिए, पहले बोर्ड पर समझ लीजिए हम क्या क्या कह रहे हैं जो। देखिए हम यह दोनों केस का सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, लास्ट केस का क्वेश्चन नहीं बताए हैं। तो लास्ट केस का एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उसका एक क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। सभी लोग को समझ में आ गया कि इसमें कुछ पूछना भी है, बोलिए जल्दी से। एप्लीकेशन में ये 3 एप्लीकेशन है, जिसमें 2 एप्लीकेशन का क्वेश्चन करवा चुके हैं, लास्ट एप्लीकेशन का नहीं करवाए हैं, उसको हम करवाते हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब तो यानी अब थर्ड का हम एग्जांपल के साथ एक क्वेश्चन बताते हैं और डिफरेंट फिजिकल रिलेशन की बात करते हैं कि क्या होता है जो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक रिलेशन ये निकालना चाह रहे हैं कि आप पहले बात को मेरी समझिए। हम जो बोल रहे हैं वह आवाज जो है हवा में तैरता है, यानी हवा में चलता है। आप जो बोलते हैं घर में, वह भी आवाज हवा में क्या करता है, चलता है। तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जब हवा वो चल रहा है, हवा में जब आपका साउंड वेव प्रोपेगेट करा, उसका कुछ तो स्पीड रहा होगा, वह स्पीड का फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं। तो हवा के अंदर क्या क्या चीज है, तो कोई भी हवा जो है स्पेस घेरता है, तो स्पेस घेरता है यानी उसमें मास बाई वॉल्यूम होगा, यानी डेंसिटी एक टर्म है। दूसरा एक टर्म है प्रेशर। प्रेशर याद कर लीजिए, हवा में तो प्रेशर होता ही है, केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़े होंगे, हवा दबाव डालती है, मतलब एयर जो है प्रेशर क्रिएट करता है। तो स्पीड ऑफ साउंड यही 2 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए है टू डेराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में क्या करने जा रहे हैं, टू डेराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड ऑफ वेव in air depend
on pressure and density of air derived relation between derive relation between a speed, pressure and density। तीनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना आपको कि रिलेशन क्या होगा, इस बात को समझिए अच्छी तरह से। हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। प्रेशर एंड डेंसिटी, स्पीड ऑफ वेव इन एयर डिपेंड्स ऑन प्रेशर, है ना। तो रिलेशन निकालना है, तो अब रिलेशन कैसे ड्राइव होगा उसको समझिए। आप स्पीड का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो स्पीड लिख दीजिए। देखिए हम फार्मूला नहीं जानते इसके बीच का, फिर इसमें ये फार्मूला हमको नहीं पता है कि स्पीड ऑफ वेव जो है, यानी हम जो बोल रहे हैं साउंड वेव, वह जो है आपका हवा में कितना रफ्तार से चल रही है आपको पता नहीं है, और उसी का हमको क्या निकालना है, आपका फार्मूला निकालना है। तो स्पीड जो डिपेंड करेगा एक प्रेशर पर और एक डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, दो चीज पर। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। इसका बारे में पता नहीं कि ये पावर ए है और इसका पावर मान लेते हैं कि बी है, हमको पता नहीं था। तो स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1 और m0 लिख सकते हैं फालतू में अपने मन से। प्रेशर होता है मास लेंथ -2 का पावर ए, और डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, तो -3 पावर बी। देखिए ध्यान से, अगर समझने में कोई कष्ट है तो बोलिए, अगर नहीं कष्ट है तो आगे बढ़ते हैं। अगर फॉर मास के लिए चलते हैं, आप सिर्फ मास के लिए चलते हैं, तो मास का पावर इधर 0 है, इधर मास का पावर ए है और प्लस बी है। इक्वेशन नंबर पहला देख लीजिए ध्यान से। और फॉर टाइम के लिए चलिए, अगर टाइम के लिए आप चलते हैं तो जरा गौर कीजिएगा, इधर टाइम का पावर -1 है, इधर का टाइम का पावर -2a है, यानी a बराबर जो हो गया आपका 1/2 हो गया। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, a इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए, जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा तब b बराबर हो जाएगा -a, यानी -1/2 हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ वेव इन एयर, स्पीड बराबर जो हो जाएगा आपका प्रेशर और डेंसिटी का पावर। इस तरह से देख लीजिए, बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। तो स्पीड बराबर अब फार्मूला क्या होगा, प्रेशर और डेंसिटी को नीचे चले जाएगा तो इसका पावर हाफ हो जाएगा, दोनों के एक साथ मिला करके, क्योंकि माइनस है नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, और इस तरह से। तो स्पीड ऑफ वेव जो आया इस कंडीशन से √p/ρ आ गया, और न्यूटन ने इसी तरह से फार्मूला को डिराइव किया था। न्यूटन का फार्मूला यही था, न्यूटन है ना, न्यूटन फार्मूला इसको कहते हैं। लेकिन बाद में चल के फार्मूला गलत साबित हुआ, लेकिन डिराइव इसी तरह से किया जाता है, बात समझ लीजिए। तो इसमें किन्हीं को कोई कष्ट है कि डेरिवेशन कैसे होगा तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को भी कष्ट है कोई तो बोलिए। सर फिर से बता सकते हैं? क्या दिक्कत है ये बताइए, कंसेप्ट में कहाँ प्रॉब्लम है ये बोलिए। सर वो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वहां से नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से हाँ सर। देखिए स्पीड का फॉर्मूला यहाँ तक क्या, देखिए ए और बी था ना, देख लीजिए ध्यान से। अब ए का वैल्यू -1/2 लाए थे,
अब बी का वैल्यू आ गया क्या आपका, सॉरी ए का वैल्यू आया था 1/2 और बी का वैल्यू आया था -½ तो पी और रो लिख दिए, तो +½ -½ लिख दिए। इसको अगर आप नीचे ले जाइएगा तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यानी पी का पावर हाफ और रो का पावर हाफ हो जाएगा। तब तो कॉमन लेके आप पावर हाफ टोटल का कर सकते हैं, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए। और तब यहाँ पर देखिए, इसी को फिर हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाफ है तो अंडर रूट। आगे समझ में, बोलिए तनिक। हाँ सर। चलिए, तो इसको आप समझ गए हैं, तो अगला और किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो हम अगला क्वेश्चन फिर देंगे। आगे बढ़े। चलिए, आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं डिराइव करने, अकेले आप लोग करके दिखाइएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, तो क्वेश्चन बना के दिखाइएगा। हम इसी तरह से इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ ले देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, और बाकी आपको ड्राइव खुद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका स्पीड ऑफ वेव ऑन a string depends on tension and linear mass density। और ये म्यू का फॉर्मूला जो होता है मास बाई लेंथ होता है, ये बात याद कर लीजिए, हम देख दिए। स्पीड ऑफ वेव ऑन a string depends on the tension and linear mass density। Find formula of a speed of wave। है समझ में, a speed of wave on a string depends on tension and linear mass density। इतना फाइंड फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ वेव। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, बोलिए जल्दी से, तो फिर आप ही को मौका मिलेगा बनाने के लिए। टेंशन एक फोर्स है, टेंशन क्या है, फोर्स है। तो चलिए, टेंशन का डायमेंशन सब लोग को याद हो गया। हम क्या बोले, जो टेंशन जब फोर्स है तो हम डायमेंशन सबका लिख देते हैं, अभी आपको सिर्फ बनाना है पड़ेगा, है ना। देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं, ध्यान समझ लीजिए। ये टेंशन का जो डायमेंशन है ना टी, ये फोर्स का डायमेंशन है mL/t-2 है। लीनियर मास डेंसिटी म्यू बराबर होता है मास बाई लेंथ, यानी mL-1 होता है। अब आप लोग क्या कीजिए, इस फार्मूला को डिराइव करके हमको दिखाइए, है ना, और मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम चेक करते हैं। देखिए आकाश, इधर देखिएगा ध्यान से, आपको स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या लिखिएगा, देख लीजिए ध्यान से, स्पीड बराबर क्या लिखिएगा आप, टेंशन, और क्या चीज लिखिएगा, लीनियर मास डेंसिटी म्यू, उसको टर्म में इंडिकेट किया गया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका पावर नहीं पता है तो ए और बी पावर अपने मन से लिख दीजिए, देख लीजिए ध्यान से। अब इसका अगला स्टेप क्या है, डायमेंशन। तो आपको इसको पता है ना कि m0 और L/t-1 होता है डायमेंशन। इसका डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन है, अभी लिखे थे, देखिए लिख दिए थे mL/t-2 का होल पावर a, और यहाँ मास बाई लेंथ है, और बाई पावर क्या है आपका b है, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए। अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए। और मास के लिए चलिए, यहाँ और मास के लिए जब चलिएगा तो m का पावर 0 और a प्लस b आएगा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला। और आप चलिए किसके लिए, और चलिए टाइम के लिए, किसी के लिए चलिए, जब टाइम के लिए चलिएगा तो क्या आएगा, यहाँ -1 इधर आएगा, इधर -2a आएगा, तो a बराबर आ गया 1/2।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से चलिए, फर्स्ट से चलिए। जब इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा तब क्या होगा, यहाँ पर आपका b बराबर होगा -a, b इक्वल टू होगा -a, यानी -1/2 हो गया। अब आपको स्पीड का जो फॉर्मूला आया, स्पीड ऑफ वेव का, वो t और म्यू आया। a का वैल्यू 1/2 आया, इसका वैल्यू -1/2। इसको सोल्व किया था t/म्यू लिखिएगा और होल का पावर हाफ आ जाएगा। इसलिए स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग जो होगा v मतलब बराबर, यानी कि v इक्वल टू √t/म्यू। क्या होगा, √t/म्यू होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब समझ में आ गया आकाश कुमार? आकाश समझ में आ गया? यस सर। चलिए, सब लोग को समझ में आ गया? ठीक है, किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। देख लीजिए, तो ये यूज था। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशन। क्या पढ़ना है? लिमिटेशन और क्वेश्चन बनाना है। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखना है कि क्या होगा। लिमिटेशन क्या है, मतलब एक लिमिटेशन का मतलब समझते हैं ना। लिमिट मतलब होता है औकात। आपकी औकात क्या है, कितना दूर तक आप समझ सकते हैं, यानी आपका भी लिमिटेशन है। उसी तरह से डायमेंशन का भी लिमिटेशन है कि किस हद तक ये फीस को हेल्प करेगा और कहाँ कहाँ ये गलती बता के आगे बढ़ जाएगा, उसको सोचना है। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिट का मतलब, लिमिटेशन का मतलब यही हुआ कि इससे बहुत सारा चीज को आप अंदाजा डायरेक्ट नहीं लगा सकते इसके थ्रू। और कौन कौन चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, वही चीज देखना है। किस तरह की चीजों को आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये गलत बताएगा, किसके बारे में ये गलत बतलाएगा। तो लिमिटेशन हो गया, यानी कि लिमिटेशन की बात करना है कि किस कंडीशन में ये जो हम लोग डायमेंशन में जितना रूल्स पढ़े हैं वो रूल फेल कर जाता है, यानी वो गलत इंफॉर्मेशन बताने लगता है। उसी को कहते हैं हम लोग लिमिटेशन। क्या कहते हैं उसको? लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, यहां पर अगर गौर से समझने की कोशिश करते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, तो क्या होगा, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या होगा उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, तो गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका लिमिटेशन क्या है। देखिए, यह जो है डायमेंशनल एनालिसिस में के क्या है, जो फिजिकल रिलेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, उसके बारे में कुछ नहीं बतलाता है। आने की अगर डायमेंशन से कोई फार्मूला को चेक कीजिएगा तो उसमें जो फिजिकल रिलेशन है, उस फिजिकल रिलेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बतलाता है। यानी आप कह सकते हैं उसके बारे में ये गलत इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? गलत इंफॉर्मेशन देता है। इस बात को समझ लीजिए। आप लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, इट डज नॉट से अबाउट numerical constant present in physical relation, present in physical relation, physical relation। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला सब लोग पढ़े हैं। तो it इज डायमेंशनली
डायमेंशनली एंड फिजिकली करेक्ट रिलेशन। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। x बराबर लिख दीजिए ut प्लस 1/50 80 स्क्वायर। तो इसमें देखिए इट इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है आपका, करेक्ट है, बट फिजिकली इनकरेक्ट है। फिजिकली इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि बताइए 1/50 कभी होता है फॉर्मूला में? नहीं आप सर, दोनों फॉर्मूला पढ़े होंगे, हाफ। नहीं होता है। इसका मतलब हाफ होता है। लेकिन आपको डायमेंशनली दोनों करेक्ट है। इसका डायमेंशन x होगा, इसका डायमेंशन ये l होगा, इसका डायमेंशन l होगा, क्योंकि नंबर का तो डायमेंशन होता ही नहीं है। तो यानी ये लिमिटेशन हो गया कि नहीं, कि यह जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो प्रेजेंट रहता है फिजिकल रिलेशन में, उसके बारे में डायमेंशन कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं बतलाता है। यानी इस डायमेंशन जो है इस फार्मूला को भी सही कह रहा है, इस फार्मूला को भी सही कह रहा है, लेकिन फिजिकल रिलेशन में वो फार्मूला सही है, ये फार्मूला क्या है, गलत है। तो ये लिमिटेशन नहीं हुआ क्या डायमेंशन का? आप खुद सोचिए, सोच लीजिए ये लिमिटेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि इसके आगे की बात वो नहीं बतलाएगा। बस समझ लीजिए। देख लीजिए ध्यान से। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग ये समझते हैं, ये फार्मूला डेरिवेशन में यूज होता था, याद कीजिए। किस डेरिवेशन में, किस में यूज होता था? फार्मूला डेरिवेशन में यूज होता था। तो हम लोग दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट में हम लिख रहे हैं द फिजिकल रिलेशन, द क्या, फिजिकल रिलेशन, द फिजिकल रिलेशन डिपेंड ऑन more than 3 physical quantity, ठीक है। the physical relation depend on more than 3 physical quantity cannot be derived, क्या, कैन नॉट बी derived। अभी हम लोग फिजिकल रिलेशन डिराइव करने के लिए 3 से ज्यादा अगर कोई फिजिकल रिलेशन आ जाएगा ना, तो फिर डेरिवेशन सही से नहीं हो पाएगा। या वैसा रिलेशन जिसमें फार्मूला में प्लस माइनस का साइन रहे, वह फार्मूला डायमेंशन से डिराइव नहीं होता है। तो ये लिखें, द फिजिकल रिलेशन डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड। यानी ये डिराइव्ड आप नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ चेक करके बताएगा कि फार्मूला आपका सही है या गलत है। हाँ बोलिए सर। फिजिकली इनकरेक्ट से क्या मतलब है? फिजिकली इनकरेक्ट का मतलब फार्मूले गलत हो गया सीधा। इस फार्मूला को लगाइएगा तो क्या आपका आंसर सही आएगा? अच्छा आप हम समझ रहे हैं, रुकिए पहले। फिजिकल रिलेशन मतलब क्या समझते हैं आप, ये बताइए पहले। फिजिकल रिलेशन का मतलब फिजिक्स का फार्मूला, केमिस्ट्री का फार्मूला, मैथ का फार्मूला, इस बात को याद कर लीजिए पहले। फिजिकल रिलेशन मतलब फार्मूला ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं। यहाँ पर एक नया टर्म यूज किया जाता है, इसलिए हम समझ गए कि आप कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यानी कि ये फिजिक्स का फार्मूला सही है कि गलत है, ये बताइए आप। सही है सर, वो सही है। यस सर। ये वाला सर वो फॉर्मूला में तो गलत है, लेकिन अगर 1/25 पहले से दिया हुआ रहेगा उसके बाद तो देखिए
तो वही हम बता रहे थे यहाँ पर कि फिजिकल रिलेशन का मतलब होता है फिजिक्स का फॉर्मूला, और आप देख रहे हैं ये फिजिकल रिलेशन यानी फिजिक्स का फॉर्मूला ये सही है और डायमेंशनली भी सही है, जबकि ये फिजिक्स का फॉर्मूला जो है आपका गलत है बट डायमेंशनली करेक्ट है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो वही बात यहाँ लिख रहे थे। उसके बाद अगला लिखे हैं द फिजिकल रिलेशन डिपेंड ऑन मोर देन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड, या कह सकते हैं डायमेंशन से ये फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा, यानी कि वैसा फॉर्मूला फिजिक्स का रिलेशन जिसमें प्लस माइनस से सेपरेटेड हो वह फॉर्मूला डायमेंशन से डिराइव्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें लिमिटेशन में। आप लोग सोचिए कुछ और लिमिटेशन, आप लोग भी तो डायमेंशन पढ़े हैं। डायमेंशन देखिए खत्म नहीं होगा, डायमेंशन उतना हम पढ़ाए हैं जिससे कि हर एक चैप्टर में आपको डायमेंशन की बातें समझ में आ जाए। ये सब बेसिक टॉपिक में है, फिर इसके हर एक चैप्टर में फिर से डायमेंशन पढ़ना है, फिर से उसका यूज देखना है, फिर से उसका क्वेश्चन देखना है। यहाँ इवन ये नहीं कि 11th 12th तक जब तक पढ़िए, जब तक ये सब बेसिक रूल था वो रूल सिखा रहे थे, यानी इस रूल का यूज कैसे करते हैं वो हम लोग सीख रहे थे। तो देखिए हम लोग ये देख रहे थे कि कौन अथी इसका लिमिटेशन क्या है, उस बात को समझ रहे थे। और देखिए डायमेंशन से जो फॉर्मूला डिराइव होगा ना, वो फॉर्मूला जो है आपका कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं बताएगा। ये सिंपल सी रिलेशन आपको क्या करेगा, डिराइव करके बतला देगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि फिजिकली जो है इनकरेक्ट फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। नहीं, बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। फिजिकली जो आपका क्या है इनकरेक्ट फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, वो बात हम लोग समझ चुके हैं। तो यही सब आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन है। क्या था ये सब? आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन था। अब देखिए कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका डायमेंशन बिल्कुल नहीं होता है। उस बात को समझ लीजिए वो कौन कौन सा है ना। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, बात समझिए। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होगा। तो सबसे पहला सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, सबसे पहला रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सर इसका एग्जांपल हम तो नहीं जानते हैं, तो आप लोग अभी अभी 10th क्लास में पढ़े थे। पहला एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन से जो फॉर्मूला पढ़े थे, स्पीड इन वैक्यूम और बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पढ़े थे, याद कीजिए। तो स्पीड कहीं भी रहे, वैक्यूम में रहे या मीडियम में रहे, या आपका रहे या हमारा रहे या किसी और का रहे, यूनिट तो सेम ही होता है। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट का भी डायमेंशन होगा LT-1, इसका भी होगा LT-1, यानी L0 और T0। तो इसको कहते हैं क्या, डायमेंशन लेस फिजिकल। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी जो रहेगा वो डायमेंशन लेस होगा, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए। तो आप लोग में से कुछ सोच के बताइए इसका और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है जिसका डायमेंशन नहीं होगा, सेम चीजों का रेशियो है।
देख लीजिए ध्यान से, बहुत चला। आप रिलेटिव डेंसिटी पढ़े होंगे, रिलेटिव डेंसिटी पढ़े हैं, इसको RD से डिनोट किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी, है ना। और रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि डेंसिटी क्या, डेंसिटी ऑफ आपका क्या, मटेरियल, डेंसिटी ऑफ क्या होता है, मटेरियल होता है। आप बता डेंसिटी ऑफ क्या होता है आपका, डेंसिटी ऑफ आपका वाटर होता है। क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या कहना चाह रहे हैं जो आए बस समझ में। तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एक आता है स्ट्रेन, अभी आपको 11 से पढ़ना है। ये इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ याद कीजिए। ये सब का है क्या, डायमेंशन नहीं होगा। तो आप बताइए, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन नहीं होगा, क्या अभी पर सारा लिखाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। ये जब आगे चैप्टर में, जब फिजिक्स में पढ़ते चलेंगे, आगे जिस जिस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, उस चैप्टर में, उस चैप्टर में जो आपका फिजिकल रिलेशन आएगा, उसका वहां डायमेंशन, यूनिट सब अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि जब टर्म समझ आएंगे तो सब कुछ काम हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो जैसे एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स पढ़े ना, उसी में एक टर्म आता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए बात को। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है आपका क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल फोर्स होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। इस बात को समझ लीजिए। तो आप ही समझिए कि फ्रिक्शन फोर्स बाई नॉर्मल फोर्स, फोर्स ही हुआ ना, आने की फ्रिक्शन फोर्स हो चाहे नॉर्मल फोर्स, फोर्स ही हुआ। तब फोर्स का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन दोनों तरफ होगा। तब फोर्स और डायमेंशन जो होगा आपका, समझ लीजिए बात को ध्यान से अच्छी तरह से, दोनों फोर्स है, तो दोनों फोर्स का जब यूनिट डायमेंशन आप निकालिएगा तो रेशियो में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पर रेशियो लेस होगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे आपका एग्जांपल पड़ा हुआ है जो क्या होगा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगा। इस बात को समझ लीजिए। इसमें अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए हमको। देख लीजिए एकदम क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ, देख लीजिए ध्यान से। देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो आगे बढ़े, बोलिए जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हुआ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी का पहला एग्जांपल, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। आप देखिए रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा आपका, डायमेंशन लेस होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग टी रेशियो का नाम सुने हैं, आप लोग बताइए जल्दी से। टी हाँ रेशियो सर, किसको कहते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को कहते हैं, हाँ सर, कहते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनल रेशियो जो होता है, टी रेशियो को शॉर्ट में कहते हैं। वो भी सारा यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, और उसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा में हम लिख रहे हैं टी रेशियो, टी रेशियो। और टी रेशियो में क्या होता है वो समझ लीजिए, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है ना, आपका कोसेक सेक सब होता है। अब याद कीजिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आप जहां भी टी रेशियो लगाते थे, याद कीजिए इसको थीटा मानते थे आप, और यहाँ पर बेस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, ये हाइपोटेनस होता था।
क्या होता था, बेस परपेंडिकुलर और क्या होता था, हाइपोटेनस होता था। इसको आप मेजरमेंट मीटर में करते थे, इसका भी लेंथ मीटर में होता था, इसका भी लेंथ मीटर में होता था। अब याद कीजिए, ध्यान से समझिए, साइन थीटा इक्वल टू आप लिखते थे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी मीटर बाई मीटर। तो आप ही समझिए यूनिट लेस और डायमेंशन लेस नहीं हो गया, आप खुद सोचिए। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर पढ़ते थे बेस बाई हाइपोटेनस, इसका भी मेजरमेंट लेंथ यानी मीटर में होता था, इसका भी मीटर में होता था। कट करके क्या हो गया, m0 l0 t0 हो गया कि नहीं है। तो ये बात समझ में आ गया आपको कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो समझ लीजिए, बात को ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका क्या टी रेशियो जो होगा हर हाल में क्या होगा, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा, है ना। देखिए, आप लोग कितने लोग एंगल का डेफिनेशन पढ़ते हैं, याद बताइए, एंगल का डेफिनेशन कितने लोग जानते हैं, एंगल थीटा का डेफिनेशन कितने लोग जानते हैं, ये बताओ। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ये थीटा है। आपको पता है कि थीटा में ये रेडियस होता था और ये आर्क होता है, क्या होता था, आर्क होगा। ये बात समझिए, आर्क समझते हैं ना आप लोग, देख लीजिए ध्यान से, ये आर्क होता है जिसको हिंदी में चाप कहते हैं, क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और ये थीटा है, क्या है आपका, थीटा है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या है आपका, ये थीटा है। तो ये आर है, ये आर्क है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, एंगल थीटा बराबर होगा, थीटा बराबर होता है आर्क बाई रेडियस होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे अभी तक तो याद कर लीजिएगा, मैथ में से 10th क्लास में दिया रहता है ये, अगर ध्यान में नहीं होगा तो देख लीजिए, है ना। हम तो पढ़ते थे उसमें 10th में था, अब आप लोग को नहीं दिया होगा तो अलग बात है। तो एंगल थीटा इक्वल टू था आर्क बाई रेडियस। तो आर्क लंबाई है, तो लेंथ, और ये भी रेडियस लेंथ है, तो लेंथ। तो कट के क्या हो गया, आप ही बताइए, m0 l0 t0। अब ये सब क्या है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे। कि कोई परेशानी है तो बोलिए। देख लीजिए, अब आप ही बताइए, पूरे फिजिक्स का, पूरे केमिस्ट्री मैथ का कौन कौन सा टर्म यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा, ये एक साथ याद करना है कि चैप्टर वाइज पढ़ना है। जानते हैं ये सब बहुत कोचिंग में तो डायरेक्ट पढ़ाता है नहीं, सब सबसे लास्ट में पढ़ाता है, और लास्ट में पढ़ाने के बाद फिर घाटा होता है, क्या बहुत घाटा हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, और इन सभी चैप्टर का फिर आगे हर एक चैप्टर में यूज है, वहां भी पढ़ते रहेंगे। जैसे और भी कुछ फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ई टू पावर एक्स जो रहता है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदम या लॉग लिख दीजिए, लॉगरिदम या लॉग जो होता है, एक्सपोनेंशियल और लॉग, है ना, टू द बेस ई एक्स जो यहाँ लिखा रहता है, लॉग। ये आर क्या होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, आर यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। हम कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहे हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी बोर्ड पर में। किसी भी टर्म से आपको परेशानी है तो हमको बताइए, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए मेरी बात को। अब मिक्स्ड क्वेश्चन चलेगा, एक क्लास यानी अगले क्लास तक डायमेंशन पढ़ाएंगे, थ्योरी तो समाप्त हो गया है। मिक्स्ड प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम जो पूरा डायमेंशन में मिक्स होगा, उसकी बात करेंगे। सब लोग को समझ में आ गया, देख लिए ध्यान से, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ सकते हैं अब हम। तो अब कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आखिर बनता है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं उसकी बात करेंगे। बस इतना ही याद कर लीजिए। चलिए देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई बराबर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई बराबर दिया है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर x is length x and y is length and t is time, t क्या है? टाइम है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a k and ओमेगा, इस तीनों का डायमेंशन निकालना है। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर एक्स एंड बाई आर लेंथ, एक्स एंड बाई आर क्या? लेंथ, एंड टी इज टाइम। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए के एंड ओमेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? बोलिए तब सॉल्यूशन बताएंगे। पहले क्वेश्चन समझ आ गया कि किस तरह का क्वेश्चन है जो ये। देखिए तो अभी बताते हैं, जरा गौर से देखिएगा, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से जब समझने की कोशिश कीजिएगा तो हम एक बात बताते हैं, गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले बाई बराबर लिखिए ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी अभी आप पढ़े हैं कि इसका डायमेंशन 0 होता है, अभी अभी पढ़े हैं कि साइन का डायमेंशन 0 होता है, पढ़े हैं कि नहीं? आप बताइए। साइन का डायमेंशन 0 प्रूफ करके दिखाए थे, साइन थीटा का। और साइन के अंदर जो होता है ना, ये थीटा होता है, ये क्या है आपका? थीटा है, एंगल है। तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए बराबर जो होगा, डायमेंशन ऑफ बाई होगा, यानी कि क्या होगा? एल हो जाएगा आपका, सिर्फ आंसर एल हो जाएगा। और मिर्च मसाला लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा दीजिए, देख लीजिए ध्यान से, लेकिन डायमेंशन में क्या होगा आपका? एल होगा। अब देखिए साइन के अंदर जो टर्म आता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो है एंगल है, क्या है? ये एंगल है। देखिए थीटा है, ये थीटा के बदले काम कर रहा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, याद कर लीजिए बात को पहले। और एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, तब तो कह सकते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस मतलब क्या? 0 नहीं, पावर 0। डायमेंशन चूंकि पावर को कहते हैं, ये बात समझ में आया कि नहीं? ये नहीं कि आप लोग क्या कीजिए, फटाफट ऐसे कर दीजिए कि डायमेंशन 0 तो इसका होवे करता है, तो ऐसे कर दिएगा। कैसे? देखिए हम लिख रहे हैं ध्यान से, ऐसे कर दिएगा, सारा खेल बर्बाद, सारा खेल खत्म आपका हो गया वहीं पे। ये 0 नहीं है, डायमेंशन 0 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहीं भी ऐसे 0 लिखिएगा तो उसका जानते हैं मतलब क्या होगा? 0 में कोई चीज से भागा दिया, सब 0 हो जाएगा। और इसको लिखने का मतलब जानते क्या होता है? इसको लिखने का मतलब जानते क्या होता है? आप समझते हैं बात को? इसको लिखने का मतलब क्या होता है? जो इसको लिखने का मतलब जानते क्या होता है? 1 होता है। 1, किसी के पावर 0 को हम लोग 1 कहते हैं, किसी का पावर 0 को हम लोग क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। ऐसा समझिए बात को, किसी के पावर को 0 को क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। याद हो गया? किसी के पावर को 0 को क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो लिख सकते हैं प्लस माइनस से सेपरेट टर्म का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। यानी इसका डायमेंशन सेम होगा, और इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका भी डायमेंशन उसके बराबर होगा। तो अब जरा गौर से समझने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं कि डायमेंशन ऑफ
k इंटू एक्स जो होगा वह क्या होगा, डायमेंशन ऑफ 1 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो इसलिए डायमेंशन ऑफ k बराबर होगा 1/x, और x क्या है, लेंथ है, यानी यहाँ हो गया l-1। देख लिए l-1 हो गया, और इसी को और अच्छा से लिखिएगा तो अच्छा से अरेंज करके लिखिए। फिर उसी तरह से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए डायमेंशन ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1/t होगा, और t टाइम है इसलिए t-1 होगा। कैसे बना, जो समझ में आ गया बात बोलिए जल्दी से, क्योंकि अगला क्वेश्चन में आपकी बारी होगी। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो बोलिए जल्दी से। अगर कोई परेशानी है तो बोलिए हमको। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है लगता है, किन्हीं को भी कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है लगता है, क्या है, बोलिए जल्दी से। नहीं है तो देखिए, अब आज का क्लास समाप्त कर देते हैं, और आज हम लगभग क्वेश्चन भेज देंगे आज, है ना, सबका मिक्स क्वेश्चन उसमें बना लीजिएगा, और जो डाउट होगा अगले क्लास में सारा हम बता देंगे। हम क्वेश्चंस अभी अब ग्रुप पर भेज देंगे शाम होते होते, है ना, और उसका कल बना लीजिएगा, और परसों फिर इसका हम डिस्कशन कर देंगे। क्या कर देंगे, आपका डिस्कशन कर देंगे, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। आया बात समझ में कि नहीं? तो आज का मीटिंग हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।